welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we are going to talk about Erskine Holland and H.L.A. Hart belonging to Analytical School of Jurisprudence. Guys, अगर आपने मेरे previous lectures नहीं देखे on jurisprudence, please be in touch with them or else you will find it quite difficult to understand my lectures. So guys, आज हम discuss करेंगे H.L.A. Hart and Erskine Holland. To begin with Erskine Holland, इनका कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू एनालिटिकल स्कूल के जितने भी बाकी प्रोपोनेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, नेमली जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन. गाइस, एनालिटिकल स्कूल की इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप टोल्ड कि कुछ बेसिक प्रीमाइसेस हैं जो एनालिटिकल स्कूल से अटैच्ड हैं. उसी से रिलेटेड इनकी एक एस्पेक्ट है एज टू ज्यूरिस्प्रूडेंस अर्स्किन हॉलैंड का. ये भी क्या बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो ज्यूरिस है वो एक फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है. साइंस ऑफ लॉ वर्ड बहुत बार एक्सप्लेन हो चुका है. साइंस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि इट इज लॉ एज इट एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इन अ पर्टिकुलर लीगल सिस्टम एंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी. क्या होना चाहिए उस पर वो फोकस नहीं करता, लॉ की प्रेजेंट फॉर्म क्या होनी चाहिए उस चीज़ पे फोकस करता है. मोरओवर क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है और एक ज्यूरिस्टिक लॉ है, so it is far away from customary laws and morals. It is away from moral fantasies and social ethos. यही एक बेसिक प्रीमाइस है. अब हमें देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की है जेरेमी बेंथम ने भी एंड जॉन ऑस्टिन ने भी. उन्हीं की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इनकी भी क्लासिफिकेशन है. इन्होंने भी लॉ को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज लॉ एज इट एग्जिस्ट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड एज इट ऑट टू बी. यानी कि दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉ एज इट इज एंड एज इट ऑट टू बी. अब एज इट इज को इन्होंने अपनी वोकैबुलरी में नाम दे दिया अ पोस्चरी एंड एज इट ऑट टू बी को नाम दे दिया अ प्रायोरी. सो ये दोनों वोकैबुलरीज हैं जो इन्होंने डिफरेंट यूज करी हैं. जस्ट लाइक जॉन ऑस्टिन, उनका भी जो एसेंस ऑफ लॉ है वो बिल्कुल सिमिलर था टू अदर प्रोपोनेंट्स, बट द थिंग इज कि इन्होंने हर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट ने अपनी वोकैबुलरी डिफरेंट लगाई है, बट द एसेंस ऑफ लॉ इज द सेम. अब यहाँ भी इन्होंने कहा कि लॉ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, उसको अ पोस्टरी नाम दिया है एंड लॉ को हम अ पोस्टरी ही पढ़ते हैं और जो लॉज अ प्रायोरी हैं उनको हम नहीं पढ़ते. इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्योंकि वो साइंस ऑफ लेजिस्लेशन है एज इट ऑट टू बी और वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है. आई होप गाइस आपको अर्स्किन हॉलैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है. इन दो वोकैबुलरीज को समझना वाज इट. अब उसके बाद टॉकिंग अबाउट गाइस H.L.A. हार्ट. H.L.A. हार्ट ने क्या कहा गाइस, इस चीज़ को सबसे पहले ब्रीफली आपको हिंदी में समझाऊंगी सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज. उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा इन एग्जैक्ट. H.L.A. हार्ट ने ये कहा कि लॉ का रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ है. अब यहाँ पे गाइस सोसाइटी का मतलब इज नथिंग मोर देन मोरालिटी. इन्होंने कहीं ना कहीं लॉ को मोराल्स से, मोरालिटी से, नेचुरल लॉ के परसेप्शन से रिलेट किया. इनका ये कहना है कि कोई भी लॉ जो होगा वो कोअर्शन के साथ जितना रिलेटेड है उतना ही मोरालिटी के साथ भी रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू हिम लॉ coercion, which is nothing but force and sanction, which has originated from the command or will of the sovereign. जितना रिलेशनशिप लॉ का coercive force के साथ है उतना ही रिलेशनशिप उसका मोरालिटी के साथ है. एंड अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स ये थोड़ा डिफरेंट व्यू रखते थे. इन्होंने कहा कि आप कंप्लीटली डिवॉइड नहीं कर सकते ऑफ लॉ को, मोरालिटी से कंप्लीटली डिवॉइड नहीं कर सकते. गाइस, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो जो इनके प्रीडिसेसर्स थे जस्ट लाइक बेंथम एंड ऑस्टिन, उनका ये कहना था, इवन H.L.A. हार्ट, आई एम सो सॉरी, इवन अर्स्किन हॉलैंड, इन सबका ये कहना था कि लॉ में कस्टम्स की, कस्टमरी लॉज की, मोराल्स की, वैल्यूज़ की या फिर नेचुरल जस्टिस के नोशन की कोई भी जगह नहीं है. इट मीन्स ऑल दिस थिंग्स आर नॉट एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ लॉ. लेकिन इन्होंने कहा कि लॉ का कोअर्शन के साथ जितना रिलेशनशिप है उतना ही मोरालिटी के साथ है एंड कोई भी लॉ अपने आप में फुलफिल्ड नहीं होगा अगर उसमें मोरालिटी नहीं होगी. बट स्टिल गाइज आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर हम इनको एनालिटिकल स्कूल के एक्सपोनेंट में क्यों रीड करते हैं. क्योंकि गाइज H.L.A. हार्ट वॉज अ पर्सन वो बिलीव्ड कि लॉ को स्टडी एनालिटिकल अप्रोच से ही किया जा सकता है. दिस इज इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लॉ फॉर इट्स इन डिटेल नॉलेज. ही फेवर्ड एनालिटिकल स्कूल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ लॉ, बट ही वॉज द वन जिन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया. उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी अप्रोच भी एड ऑन करी और अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए ज्यूरिस्प्रूडेंस का. दिस वॉज इज बेसिक, जहाँ पे सिर्फ उन्होंने यही कहा कि लॉ में जो कोअर्सिव फोर्स है, कमांड ऑफ सॉवरेन है, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट. वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ लॉ है, ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है. ज्यूरिस्प्रूडेंस में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बाय द एंड आपको समझ आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मोरालिटी का रिलेशनशिप लॉ के साथ उतना ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है जितना कि लॉ का रिलेशनशिप
कमांड से है, सॉवरेनिटी से है, या फिर कोवर्सिव फोर्स या लीगल सैंक्शन से है। सो अगर मैं आपको एचएलए हार्ट का बताऊं तो ही वॉज अ पर्सन जिनका थॉट या जिनका ज्यूरिस्टिक व्यू वो ये था कि लीगल थियोरी में लॉ का एक रिलेशनशिप है विद सोसाइटी। सो इन अकॉर्डिंग टू एचएलए हार्ट्स लीगल थियोरी, लॉ हैज अ रिलेशनशिप विद सोसाइटी। सोसाइटी हियर रेफर्स टू मोरालिटी ओनली। अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स, ही वाज ऑफ एन ओपिनियन कि लॉ को आप मोरालिटी से रिलेट करो, यू कैन नॉट कंप्लीटली डिवॉइड मोरालिटी ऑफ लॉ। उनके प्रीडिसेसर्स ने तो ये तक कहा था कि दीज आर नॉट एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ लॉ। लॉ में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव लॉ को स्टडी करते हैं, पॉजिटिव मोरालिटी का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है लॉ के साथ। लेकिन इन्होंने कहा मोरालिटी इज इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट। स्टिल गाइज वी रीड एचएलए हार्ट एज एन important exponent of analytical school, क्योंकि गाइज ही वॉज द वन हु फेवर्ड दिस अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लॉ। उन्होंने अपने जो प्रीडिसेसर्स हैं उनके एस्पेक्ट को या उनके एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना, कंप्लीटली उसको डिनाउंस नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने व्यूज़ को एड ऑन किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए ज्यूरिस्प्रूडेंस का। सो ही सेड दैट ही वाज ऑफ एन ओपिनियन दैट लॉ, कोअर्शन विच इज़ नथिंग बट फोर्स एंड लीगल सैंक्शन एंड मोरालिटी, दे आर इंटर रिलेटेड। ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं, किसी एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ही सेड दैट अ लॉ कैन नॉट बी डिनाउंस्ड, कंप्लीटली आप उसको डिनाउंस नहीं कर सकते ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक नेचुरल लॉ, of concepts like notions of justice, of customary laws and moralities। हर एक कॉन्सेप्ट में मॉरल्स होंगे, हर एक लॉ में जस्टिस या फेयर या रीजनेबलनेस होगा। इफ़ यू रिमेंबर, ऑस्टिन ने क्लियरली कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हाउ सो एवर कोवर्सिव अ लॉ मे बी, जितना मर्जी वो कोवर्सिव हो, जितना मर्जी वो जस्ट या अनजस्ट हो, इट इज़ येट एनफोर्सिबल जस्ट बिकॉज इट हैज़ इमानिसिपेटेड फ्रॉम द विल और वॉल्यूशन ऑफ द सॉवरेन। क्योंकि सॉवरेन से आया, उसमें लीगल फोर्स एंड सैंक्शन है, हेंस वो एनफोर्सिएबल है। नोशन ऑफ जस्टनेस को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लॉज मे और मे नॉट बी जस्ट, इट मे और मे नॉट बी फेयर और रीजनेबल, उन्होंने कहा इससे लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि मोरालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड एक लॉ अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक आप उसमें मोरालिटी को एड ऑन नहीं करोगे। मोरालिटी का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। इट मीन्स उन्होंने कहा कि लॉ एंड मोरालिटी आर नेसेसरी, दे आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप इसको डिनाउंस नहीं कर सकते। उन्होंने ये तक कहा ही बेसिकली कंटेम्पलेटेड कि मोरालिटी इज इम्प्लिसिट इन पॉजिटिव लॉ। कहते हमने माना कि लॉ पॉजिटिव लॉ है, लेकिन पॉजिटिव लॉ को आप कंप्लीटली पॉजिटिव मोरालिटी से अलग नहीं कर सकते, जो कि ऑस्टिन ने किया। जॉन ऑस्टिन की क्लासिफिकेशन ही ये थी कि लॉ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। लेकिन इन्होंने कहा कि पॉजिटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉजिटिव मोरालिटी, विच इज़ नथिंग बट कस्टमरी लॉज एंड यू कैन नॉट डिवॉइड अ लॉ ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मोरालिटी इज इम्प्लिसिट इन पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ में वो इम्प्लिसिट है एंड दे गो हैंड इन हैंड। लॉ का उतना ही रिलेशनशिप नेचुरल जस्टिस के साथ, नोशन ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ लॉ के साथ होना चाहिए या कस्टमरी लॉ के साथ होना चाहिए, जितना उसका रिलेशनशिप एक सॉवरेन की कमांड से है। सो ये इनका कॉन्सेप्ट। आई होप गाइस बाय द एंड आपको ये समझ आ चुका है कि इनको आप एनालिटिकल स्कूल में क्यों स्टडी करते हो और क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन्होंने एनालिटिकल स्कूल में रहते हुए ही दिया। सो इन्होंने कहा कि लॉ में मोरालिटी इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे गाइस इन्होंने अपने लॉ की क्लासिफिकेशन करी इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने कहा कि लॉ which ultimately forms the subject matter of jurisprudence is a union of two types of rules। दो तरीके के rules का वो union है, primary rules and secondary rules। Guys, primary rules are those rules which confer duty or responsibility upon individuals to do or to abstain from doing something, whereas secondary rules are those rules which confer power। वो power देते हैं to the legislators to frame certain rules which are for the betterment of society and for the welfare of all the people। अब गाइज अगर आपको ये समझ नहीं आया, इसको भी ब्रीफ कर देती हूँ कि इन्होंने लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इनकी क्लासिफिकेशन भी आप देखो तो बिल्कुल हटके है, बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स। ऑल्दो इनका कॉन्सेप्ट क्या है जो मोरालिटी पे बेस्ड है, बट मोरालिटी को इन्होंने कोअर्शन की जितनी ही इंपॉर्टेंस दी एंड लॉ से रिलेट किया। सो कहीं ये बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करे, एनालिटिकल स्कूल की ही अप्रोच को अपनाए, लेकिन बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए क्योंकि इन्होंने मोरालिटी को इंपॉर्टेंस दी। दिस वॉज दी ओनली डिफरेंस, लॉ को मोरालिटी से रिलेट किया। अब इन्होंने कहा कि प्राइमरी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल पे ऑब्लिगेशन इम्पोज करते हैं कि आपको कुछ करना है या कुछ नहीं करना।
टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब आपको वो चीज़ें करनी है विच आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, एंड यू शुड रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग जो चीज़ सही नहीं है। इट मीन्स इस चीज़ से, प्राइमरी रूल से एचएलए हार्ट ने क्या किया, ही स्टार्टेड एंड ही ट्राइड टू रेगुलेट एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, एनालिटिकल स्कूल के प्रोपोनेंट्स का भी यही था, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, which is ultimate objective was to administer justice and to regulate external human conduct। इन्होंने कहा कि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करना ज़रूरी नहीं कि लीगल फोर्स या लीगल सैंक्शन होगा जो ह्यूमन के एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट करेगा। एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए प्राइमरी रूल्स को बनाया जाता है। प्राइमरी रूल्स क्या करते हैं, एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं इंडिविजुअल्स पे, दैट यू शुड डू और यू शुड नॉट डू, यानी कि यू शुड रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। वो करो जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है, बेटरमेंट ऑफ योर वेलबींग, और वो मत करो जो लोगों के लिए सही नहीं है, जनता के हित में नहीं है। अब गाइस अब आपको ये लगेगा कि प्राइमरी रूल्स का ड्राइविंग फोर्स क्या है। सो ड्राइविंग फोर्स और बाइंडिंग फोर्स, और एल्स आप ये कह सकते हो कि जो इसकी अथॉरिटी है, कमांडिंग अथॉरिटी बिहाइंड प्राइमरी रूल्स इज नॉट ओनली सैंक्शन। अब आपको अगर याद हो तो ऑस्टिन के लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली कहा कि जॉन ऑस्टिन and along with Erskine Holland and Bentham also, they were of an opinion that sanction alone is the means to induce obedience। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लॉज का जो सॉवरेन की कमांड से आए उसको ओबे करें, तो आपको लीगल सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे, फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, और अगर वो नहीं होगा तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि सैंक्शन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लॉज को फॉलो करें, तो उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है या जो बाइंडिंग फोर्स है या जो कमांडिंग अथॉरिटी है, वो सैंक्शन तो डेफिनेटली है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट दैट इज द ओनली वन एस्पेक्ट। ठीक है, अदर एस्पेक्ट क्या है, लोगों का इनर कॉन्शियस। उन्होंने कहा कि लोगों की जो मोरालिटी है, लोगों के जो मोरल्स हैं, उनका जो कॉन्शियस है, मतलब उनकी जो अंतरात्मा है, वो उन्हें बताएगी कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना। ज़रूरी नहीं कि लोगों पे अगर लीगल सैंक्शंस होंगे तभी वो कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। सो ही बेसिकली फेवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी इज नथिंग गाइस बट बेस्ड ऑन कॉन्शियस, अंतरात्मा, बिलीव्स ऑफ पीपल, नोशन ऑफ जस्टनेस, नोशन ऑफ जस्टिस, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एंड उन्होंने कहा कि एज अ मैन लिविंग इन सोसाइटी, ईच वन ऑफ अस इज बाउंड बाय ऑल दीज व्यूज़। हमें लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ये नहीं करना या फिर ये करना है, बिकॉज या तो ये चीज़ बेटरमेंट ऑफ ऑल है या फिर ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सैंक्शन इज नॉट द ओनली थिंग टू इंड्यूस ओबीडियंस। ओबीडियंस लोग करेंगे, कब करेंगे, जब उनको प्राइमरी रूल्स सेट कर दिए जाएंगे। प्राइमरी रूल्स का ड्राइविंग फोर्स सैंक्शन नहीं होगा, उसका ड्राइविंग फोर्स लोगों की अंतरात्मा है, विच इज़ नथिंग बट देयर इनर कॉन्शियस। दे विल बी बाउंड बाय एज अ मैटर ऑफ देयर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन कि हमें ये करना है या फिर ये नहीं करना। टॉकिंग अबाउट सेकेंड अनदर क्लासिफिकेशन विच इज़ व्हाट सेकेंडरी रूल्स। कहते हैं सेकेंडरी रूल्स वो रूल्स होंगे जो लेजिस्लेटर्स पे, यानी कि जो लॉ मेकर्स है। अब इन्होंने सॉवरेन वर्ड यूज़ नहीं किया, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। सॉवरेन को इनकारा भी नहीं, लेकिन सॉवरेन को यूज़ भी नहीं किया। इन्होंने कहा ये ड्यूटी इम्पोज करते हैं लेजिस्लेटर्स पे। लेजिस्लेटर्स कोई भी हो सकते हैं जो लेजिस्लेट करते हैं। लेजिस्लेट करना मतलब लॉ मेकिंग करना। उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेटर्स पे एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं कि उनको वही रूल्स बनाने हैं जो क्या होंगे, ड्रैकोनियन नहीं होंगे, जो ईविल नहीं होंगे, एंड इट विल प्रोक्योर सम गुड टू द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर होंगे। अब अगर आपको याद हो, हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करे थे जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट में। मैंने आपको बताया था कि उनके अकॉर्डिंग हर एक लॉ के 8 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका रेमेडियल स्टेट पे था। रेमेडियल स्टेट में हमने क्या देखा था कि स्टेट ऐसी होनी चाहिए जो रेमेडियल इन नेचर होनी चाहिए, कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, विच इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी ड्रैकोनियन और ईविल फॉर देम, अनहैप्पी फॉर देम, यू मस्ट स्ट्रक इट डाउन। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि इन्होंने पुराने कॉन्सेप्ट्स को पिक किया, एनालिटिकल स्कूल की अप्रोच को लगाया, उसको फेवर किया, उसी को फॉलो किया, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। ही अप्लाइड हिज ओन अप्रोच, हिज ओन ज्यूरिस्टिक व्यू एंड थॉट। अब इन्होंने भी वही कहा कि लेजिस्लेटर्स को लॉ मेकिंग करनी है जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होगी, और इस चीज़ से क्या होगा, स्टेट एक रेमेडियल स्टेट बन जाएगी। अब जब इन दोनों रूल्स की यूनियन हो जाएगी ना गाइस, यूनियन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रूल्स विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, तो क्या होगा, एक एसेंस ऑफ लॉ निकल के आएगा। अब क्या होगा कि लोग अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे,
लेजिस्लेटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे, और जो निकल के आएगा ना वो एक एसेंस ऑफ लॉ होगा। एसेंस ऑफ लॉ मतलब एसेंस ऑफ अ गुड लॉ, वो एक निचोड़ होगा कि लॉ ऐसा होना चाहिए। अब बाकी जो प्रीडिसेसर्स थे इनके, उनके अकॉर्डिंग एसेंस ऑफ लॉ वाज द पॉजिटिव लॉ। उन्होंने कहा पॉजिटिव लॉ इज द एसेंस ऑफ लॉ, एंड पॉजिटिव लॉ वाज नथिंग लॉ एज इट इज, एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स। और वो कहाँ से आता था? फ्रॉम द विल ऑफ अ सॉवरेन। फिर वो चाहे जस्ट हो, वो अनजस्ट हो, वो फिर भी इनफोर्सिएबल होगा, क्योंकि उसमें लीगल फोर्स एंड सैंक्शन है। इन्होंने उसी चीज़ को एक अलग तरीके से पुट फॉरवर्ड किया, कैरी आउट किया, और कहा कि इन दोनों रूल्स को आपको क्या करना है? यूनियन करनी है, इसको कंबाइन करना है, और जो निकल के हमारे पास आएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन होगी बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड द सुप्रीम अथॉरिटी। जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी पॉलिटिकली सुपीरियर होंगे, जिन्होंने लेजिस्लेट किया, जो लेजिस्लेटर्स होंगे, और जो आपके पॉलिटिकली इंफीरियर सब्जेक्ट्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा? बहुत ही ब्यूटीफुल एक हार्मनी में कोऑर्डिनेशन बैठेगी कि वो अपनी ड्यूटीज़ को समझेंगे और लेजिस्लेटर्स पॉलिटिकली सुपीरियर अपनी पावर्स को समझेंगे, एंड विद इन लिमिट्स सारे काम करेंगे। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू एच.एल.ए. हार्ट दिस इज हाउ लॉ टेक्स इट्स बर्थ। कहते ज़रूरी नहीं कि लॉ का बर्थ ये कहाँ से होगा? सॉवरेन की कमांड से ही होगा। दैट इज अगेन वन एस्पेक्ट ऑफ लॉ। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि लॉ वहाँ से आता है, लेकिन लॉ का ये भी बर्थ, दिस इज हाउ लॉ टेक्स इट्स बर्थ। कैसे आता है? जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स की यूनियन होती है, तो दे वर्क इन हार्मनी, और जो निकल के आता है वो ब्यूटीफुल एसेंस ऑफ लॉ होता है। अब ऑस्टिन ने तो क्लियरली ये कहा था कि कमांड इज द ओनली की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सारी वोकैबुलरी, ये सारी वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय मी इन डिफरेंट लेक्चर्स। ऑस्टिन ने ये क्लियरली कहा था कि कमांड इज दिस की टू द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड टू द की ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने क्लियरली कहा कि दिस इज दिस की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो यूनियन होते हैं ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स का, वो एक एसेंस है, वो एक की है टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड नॉट द कमांड ऑफ द सॉवरेन। इफ यू रिमेंबर गाइस, हमने जेरेमी बेंथम के 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एस्पेक्ट वर्ड भी यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि बहुत डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ लॉ, सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, एक्सटेंट ऑफ लॉ, उसमें हमने डिस्कस किया था एस्पेक्ट ऑफ लॉ। अब टोल्ड यू, वहाँ पे भी मेरी यही वर्डिंग थी कि कमांड इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ लॉ। ज़रूरी नहीं कि लॉ सिर्फ कमांड से ही आएगा। तो इन्होंने एच.एल.ए. हार्ट ने एक और एस्पेक्ट ऑफ लॉ की बात करी कि दिस इज हाउ लॉ टेक्स इट्स बर्थ। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा कहाँ से आएगा? सॉवरेन की कमांड से आएगा। जब यूनियन होगी ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स की, वहाँ से भी एक लॉ अपना बर्थ लेगा, और वो बहुत ही गुड लॉ होगा, बिकॉज वो लॉ क्या होगा? वो लोगों को और उन सब्जेक्ट्स को और आपके पॉलिटिकली सुपीरियर को इन हार्मनी रखेगा, एंड नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, दे लिव इन हार्मनी। मोरोवर इन्होंने ये भी कहा कि ड्राइविंग फोर्स और बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड एनी लॉ इज नॉट ओनली द लीगल सैंक्शंस और फोर्स, इट माइट बी वन एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन द अदर इज रूल ऑफ रिकग्निशन। रूल ऑफ रिकग्निशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। रूल ऑफ रिकग्निशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स इज नथिंग बट, उन्होंने कहा कि आपको रिकग्नाइज करना है कि ये हमारे प्राइमरी रूल्स है, ये हमारे सेकेंडरी रूल्स है। प्राइमरी रूल्स ड्यूटी इम्पोज करते हैं, एंड सेकेंडरी रूल्स पावर कॉन्फर करते हैं लेजिस्लेटर्स पे। तो इंडिविजुअल्स को एंड लेजिस्लेटर्स को अपनी अपनी ड्यूटीज़ को रिकग्नाइज करना है अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, और इसी रूल ऑफ रिकग्निशन को अगर आप मानते जाओगे, अपने इनर कॉन्शियंस को देखोगे और इन रूल्स को एक्सेप्ट करोगे, अगर आप एक्सेप्टेंस दिखाओगे तो डेफिनेटली सोसाइटी में हार्मनी रहेगी, एंड दीज विल कोएग्जिस्ट। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका है, वहाँ पे लीगल फोर्स से सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज दिस वाज द व्यू, अ वेरी ब्यूटीफुल and an interesting aspect given by H.L.A. Hart about the subject matter of jurisprudence. I hope guys I've made myself very clear. Still guys, if you have any doubts pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe, and bye-bye.